नमस्ते दोस्तों, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की फोर्थ यूनिट डिस्कस कर रहे थे और जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था दैट वाज रिगार्डिंग टाइम एंड प्लेस। एक बार वापस थोड़ा सा मैं उसको रिवाइज करा देता हूँ आपको, टाइम एंड प्लेस वाले को। उसमें जो बहुत सारी बातें घुमा फिरा के लिखी हुई थी उसका अल्टीमेट मतलब इतना सा था कि अगर डे डिसाइडेड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में कि किस दिन करना है तो इट मस्ट बी ए रीजनेबल डे होना चाहिए। प्रॉमिसर अपने हिसाब से जो भी रीजनेबल डे लगता है वो देख ले, मतलब हॉलीडे वगैरह नहीं होने चाहिए। और रीजनेबल हमने कहा था सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता है। डे डिसाइडेड है लेकिन टाइम डिसाइडेड नहीं है तो वहाँ रीजनेबल टाइम यानी बिजनेस आवर्स जनरली। अब बिजनेस आवर्स मैंने कहा लास्ट वीडियो में भी समझाया था, मैंने कहा था अगर कोई पब है कोई डिस्क है तो उसका बिजनेस आवर्स अलग हो सकते हैं, और कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो उसके लिए बिजनेस आवर्स अलग हो सकते हैं। अगर प्लेस डिसाइडेड नहीं है तो प्रॉमिसर का ये काम होगा कि वो प्रॉमिसी को पूछे टाइम में और डे में तो वो खुद ही डिसाइड कर ले, प्रॉमिसी से पूछे और प्रॉमिसी रीजनेबल प्लेस बता दे। वापस प्रॉमिसी को रीजनेबल प्लेस ही बताना पड़ेगा। अगर प्रॉमिसर को प्लेस रीजनेबल नहीं लगता है तो प्रॉमिसर कोर्ट में जा सकता है या बोल सकता है साहब ये प्लेस रीजनेबल नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर हमने बोला कि इन सभी केसेस में टाइम सेट नहीं है, डे सेट नहीं है, प्लेस सेट नहीं, इन सभी में दो बातें हो सकती है कि प्रॉमिसी को अप्लाई करना है कि अप्लाई नहीं करना है परफॉर्मेंस के लिए। कि भाई परफॉर्मेंस कैसे होगी, प्रॉमिसर को खुद से करनी है कि प्रॉमिसी के कहने पर करनी है। प्रॉमिसी बोले हाँ चलो अब आप कर दो तो करनी है कि बिना कहे भी करनी है। तो अगर अप्लाई पर करनी है तो जब तक प्रॉमिसी अप्लाई नहीं करेगा प्रॉमिसर परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और अगर नॉट अप्लाई पे करनी है तब तो उसको करनी ही पड़ेगी, जो भी टाइम वगैरह सेट उस अकॉर्डिंगली उसको करनी ही पड़ेगी। ये सारा एस्पेक्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। इसमें पॉइंट्स तो काफ़ी ज़्यादा दे रखे हैं पर मैं क्लियर करूं रेसिप्रोकल प्रॉमिस के लिए स्पेसिफिकली तो शुरू के 4 पॉइंट ही है, उसके बाद थोड़े से अलग पॉइंट आ जाएंगे। चलिए हम एक बार एक एक करके स्टार्ट तो करते हैं। व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस? रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है? जैसे ये कोई मान लो ए है, ये कोई बी है, इसने इसको प्रॉमिस किया कि मैं तेरे को पढ़ाऊंगा या आई विल टीच यू, और इसने इसको प्रॉमिस किया बदले में आई विल पे। जब दो पार्टीज एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं और दोनों की प्रॉमिस एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन हो जाती है तो उसे अपन कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब नाउ इन केस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस हु विल परफॉर्म फर्स्ट? देखो रेसिप्रोकल प्रॉमिस में दो ही बातें इंपॉर्टेंट है जो हमारे माथे आएगी, एक तो सीक्वेंस को लेकर और दूसरा आएगा एक लीगलिटी को लेकर। दो चीज़ों पे हमें बेसिकली फोकस करना है। सीक्वेंस को लेकर मतलब हु विल परफॉर्म फर्स्ट, ए पहले परफॉर्म करेगा कि बी पहले परफॉर्म करेगा, कौन पहले परफॉर्म करेगा। अब कौन पहले परफॉर्म करेगा, कौन पहले परफॉर्म करेगा, इसमें क्या अपन एक बार समझने की कोशिश करते हैं। कौन पहले परफॉर्म करेगा, इसमें लॉ क्या कहता है, भाई ये ए है ये बी है, हु विल परफॉर्म फर्स्ट, सीक्वेंस सेट करना है। तो सीक्वेंस में लॉ कहता है सबसे पहले तो उनके बीच में एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो सकता है, उनके बीच में क्लियर एग्रीमेंट हो सकता है तू पैसे देगा तो मैं पढ़ाऊंगा, ये सर आप पढ़ा दोगे पूरा उसके बाद हम पैसे देंगे। एक्सप्रेसली कोई एग्रीमेंट हुआ हो तो भाई एक्सप्रेस एग्रीमेंट चलेगा, उनके बीच में जो भी टर्म्स डिसाइड हुई उस अकॉर्डिंगली उस सीक्वेंस में उसको परफॉर्म किया जाएगा। एक बात क्लियर कर लेना, अगर टर्म्स ये थी कि पहले ए परफॉर्म करेगा तो ही बी परफॉर्म करेगा, इसका मतलब बी तब तक परफॉर्म करने के लिए लायबल नहीं है जब तक ए अपना परफॉर्मेंस पूरा ना कर दे। यानी जिसका सीक्वेंस में सेकंड नंबर था दूसरे की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता था, जब तक वो पहले वाला ना कर दे तब तक परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यानी अगर ए परफॉर्म करेगा तो ही बी का परफॉर्मेंस है, इसका मतलब बी का जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है ए की परफॉर्मेंस पर। ए की परफॉर्मेंस इंडिपेंडेंट है, ए की परफॉर्मेंस कैसी हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई कि उसको तो करना ही है, इसका किसी पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन बी की परफॉर्मेंस डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट किस पे है, ए की परफॉर्मेंस पे, कि ए जब करेगा तो ही मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, एक बात। दूसरी बात, अगर ए नहीं करता है तो बी को परफॉर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है। सीक्वेंस कहां से सेट हो सकता है, एक तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट से, दूसरा इम्प्लाइड। एक्सप्रेसली कुछ सेट नहीं था, मतलब कोई बात नहीं होती कि पहले तू करेगा पहले मैं करूंगा, ऐसा कुछ
एक्सप्रेस एग्रीमेंट हुआ नहीं था, कोई एक्सप्रेसली सेट नहीं है। तो लॉ कहता है कि भैया जिस नेचर का ट्रांजैक्शन है, जिस नेचर का ट्रांजैक्शन है, जिस चीज के लिए ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसमें जनरली क्या कंसेप्ट रहता है। पहले क्या, जैसे आप एटीएम है, आप एटीएम से आपको पैसे निकाल, पहले आपको कार्ड डालना पड़ेगा तो पैसे निकलेंगे, आप समझना भाई, ये सीक्वेंस है, ऐसा ही होगा, आप कार्ड डालोगे तो पैसे नहीं निकलेंगे। या अगर अपन बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन में जनरली ये चलता है, जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है जनरली ये चलता है कि पहले फीस डिपॉजिट, इनिशियली डेमो देख ले बच्चा 1-2 दिन जो भी होता है, उसके बाद फीस डिपॉजिट करवानी है और उसके आगे पढ़ाया जाएगा। तो जनरल जो कंसेप्ट चलता है वही चलता है। अब आप किसी टीचर से घर में बात करने गए, उसने कहा ठीक है कल से आ जाना, मैं पढ़ा दूंगा, आपने कहा मैं फीस दे दूंगा, अब आप कह रहे हो कि तो पूरा पढ़ा तो फीस दूंगा, तो नहीं साहब ये नहीं चलेगा। इम्प्लाइड है कि भाई 2-3 दिन देख लो आप डेमो, आपको समझ आ रहा था, फिर आप पैसे जमा करा और आगे पढ़ो। हाँ एक बार पार्शियल पेमेंट कर दो, बाद में पार्शियल कर देना, ऐसा चल सकता है, पर ठीक है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन जो उसके हिसाब से इम्प्लाइड। और अगर कुछ भी सेट ना हो, कुछ भी सेट ना हो, तो अपन बोलेंगे कॉन्करेंट होगा। कॉन्करेंट का मतलब साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस मतलब एक हाथ दे एक हाथ ले। यानी मैंने प्रॉमिस किया था मैं गेहूं दूंगा, आपने प्रॉमिस किया उसके बदले पेमेंट करोगे, तो पहले गेहूं दूं के पहले पेमेंट। अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट है कि भैया गेहूं तुझे आज देने हैं, पेमेंट में 2 महीने बाद दूंगा, तो आज आप गेहूं दोगे तो 2 महीने बाद मैं पेमेंट दूंगा। मेरा जो पेमेंट है वो डिपेंडेंट है, कंडीशनल है, आप गेहूं दोगे तो ही दूंगा, बाकी तो दूंगा ही नहीं। तो यहां मेरा जो प्रॉमिस है वो इंडिपेंडेंट है, वो अनकंडीशनल है, पर आपका प्रॉमिस क्या हो गया, डिपेंडेंट एंड कंडीशनल। अब अगर मान लो हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ कि मैं आपको गेहूं दूंगा, आप मुझे पैसे दोगे 1 महीने 2 महीने बाद, कोई बात नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। इम्प्लाइड क्या है, जनरली क्या होता है भाई, जनरली कोई सीक्वेंस नहीं है साहब, ऐसे ट्रांजैक्शन में कोई सीक्वेंस नहीं है। कभी कभी एडवांस पेमेंट के बाद गेहूं मिलता है, ऐसा भी होता है, कभी कभी गेहूं के साथ पेमेंट भी होता है, और कभी कभी पेमेंट क्रेडिट पर भी चलता है, बाद में पेमेंट होता है, ऐसा भी चलता है। मान लो ये कोई इम्प्लाइड सिस्टम नहीं है। तो लॉ क्या बोलता है, कॉन्करेंट कर लो। कॉन्करेंट कैसे, एक तरफ गेहूं एक तरफ पैसा, भैया तू तेरा गेहूं ले जा, चेक कर ले सही है ना, सही है तो सर गेहूं ले जा और ये पेमेंट दे जा, बात खत्म। कॉन्करेंट आमने सामने। तो एक तो सीक्वेंस को लेकर बात है, एक लीगलिटी को लेकर बात होगी। हम सीक्वेंस वाली बात को एक बार वहां से नोट से गो थ्रू कर लेते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। सबसे पहले, प्रॉमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिस रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। मतलब हम तब तक परफॉर्म करने के लिए बाउंड नहीं जब तक सामने वाला अपनी परफॉर्मेंस ना कर दे। लेकिन वापस क्लियर करना, अगर हमारी प्रॉमिस डिपेंडेंट है तो, यानी ये प्रॉमिस डिपेंडेंट वाला है, कंडीशनल वाला है, इसलिए बाउंड नहीं है। बाकी जो इंडिपेंडेंट होगा उसको तो पहले करना ही पड़ेगा परफॉर्म। यस। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, When a contract consists of reciprocal promise to be simultaneously performed। मान लो कोई ऐसी कंडीशंस है, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है जो साइमल्टेनियसली परफॉर्म होनी है। इन आपका कॉन्ट्रैक्ट ही यही है कि साइमल्टेनियसली हम एक दूसरे को परफॉर्म करेंगे। नो प्रोमिसर नीड टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस अनलेस द प्रॉमिस इज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। यानी एक बंदा तब तक अपनी परफॉर्मेंस के लिए बाउंड नहीं जब तक दूसरा वाला साथ में करने को तैयार ना हो। अगर साइमल्टेनियस है कि भैया मैं आपको पैसे दूंगा, आप मुझे गेहूं दोगे एक साथ, आप बोलो गेहूं कहाँ है, मैंने गेहूं तो पड़े, तो पैसे दे तो मैं तुझे गेहूं दूं। अगर साइमल्टेनियस है तो भी साइमल्टेनियस परफॉर्म होगी ना, एक दूसरे को हम देंगे लेंगे एक साथ, आप पैसे नहीं दोगे तो मैं गेहूं नहीं दूंगा, बात तो बराबर चलेगी। ठीक है, तो भैया जहाँ पे साइमल्टेनियस का कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ साइमल्टेनियस होगा। जो भी मैंने बोला जिस सीक्वेंस में होना उसमें होगा। अगर एक बंदा नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली दूसरा नहीं करेगा। जैसे इसका एनालिसिस ये लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस मे हैव टू बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली। मे हैव टू बी यानी डिपेंड करता है ना कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, या कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ नहीं है तो कॉन्करेंट या साइमल्टेनियस हो जाता है। क्लियर है। और वन आफ्टर द अदर, कभी कभी ऐसा होता है एक के बाद दूसरा परफॉर्म करेगा। वेयर ए प्रोमिसेस टू डिलीवर राइस एंड बी प्रोमिसेस टू पे द प्राइस ऑन डिलीवरी, बोथ द प्रोमिसेस आर टू बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली। उसने बोला मैं चावल दूंगा, उसने कहा जब चावल देगा तब मैं पैसे दूंगा, यानी ये कैसी है, साइमल्टेनियस है। एंड बोथ ए एंड बी मस्ट बी रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म द रेस्पेक्टिव प्रोमिसेस। दोनों को रेडी और विलिंग होना पड़ेगा तभी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो पाएगा। एक भी बंदा पीछे हट जाएगा तो दूसरा क्यों परफॉर्म करेगा। Such promises constitute concurrent conditions and the performance of one promise is conditional on the performance of another। यानी concurrent condition है जहां पर एक की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है दूसरे पर कि भैया मैं कब करूंगा जब तू साथ में करेगा, और तू कब करेगा जब मैं साथ में करूंगा। क्लियर है। If one of the promise is not performed, the other two need not to be performed। अगर एक बंदा परफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं, दूसरे को भी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। If A
इन द अबव मेंशन्ड एग्जांपल इज अनविलिंग टू डिलीवर द राइस, दूसरा वाला पेमेंट नहीं करेगा। ठीक है, वापस इस लाइन पर फोकस करना, वन आफ्टर अदर, ये वाली बात वहां पे भी लगेगी जब वन आफ्टर अदर हो। साइमल्टेनियस हो तो भी वही बात कि भैया तू नहीं करी तो मैं कैसे करूं, और जब वन आफ्टर अदर हो तो वहां पर भी एक के बाद जब दूसरा है तो एक के बाद जो दूसरा, उस दूसरे वाले की जो कंडीशन है वो कैसी है, कंडीशनल और डिपेंडेंट वाली है। मतलब ये नहीं करेगा तब तक ये करने के रिस्पॉन्सिबल होगा ही नहीं, इसकी प्रॉमिस ही एक्रिव नहीं होगी जब तक ये अपनी परफॉर्म नहीं करता है। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या रहेगा, when the order of reciprocal performance of the reciprocal promise is expressly fixed by the contract, this shall be performed in that manner। अगर expressly fixed है तो उस manner में आपको करनी है। where the order is not expressly fixed by the contract, this shall be performed in that order which the nature of transaction requires। नहीं तो आपको उस तरीके से करना जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में हो, और नेचर से भी कुछ नहीं निकलता तो क्या होगा, हमेशा साइमल्टेनियस। क्लियर है। द ऑर्डर ऑफ द परफॉर्मेंस में कंसिस्ट may sometimes be identical, not expressly indicated, not expressly indicate नहीं किया हो, पर nature of transaction से पता पड़ जाता है। A and B contract that A shall make over his stock in trade to B at a fixed price, and B promises to give security for the payment of price। A ने बोला कि मैं तुझे गुड्स दूंगा, B ने कहा कि मैं सिक्योरिटी दे दूंगा पैसों की, कि भैया तेरा पैसा सिक्योर है, तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी पहले दी जाएगी, ऑब्वियसली सिक्योरिटी पहले दी जाएगी, उसके बाद ही गुड्स दिया जाएगा। क्लियर है, ये पेमेंट की सिक्योरिटी तो पहले करेगा ना यार, उसके बाद ही गुड्स देगा वो। लाइबिलिटी ऑफ प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक प्लेस, व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट्स द अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस। वापस बात वही होगी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बंदा दूसरे को परफॉर्म ही नहीं करने दे रहा। भाई मैंने वो पेंट वाला एग्जांपल लेता ना, मैं आपके घर में पेंट करने आ रहा हूँ, आपने घर ही बंद कर दिया, या मुझे आपके चेहरे की पेंटिंग करनी थी, आप आ ही नहीं रहे हो पेंटिंग बनवाने के लिए, आप जब तक आओगे नहीं, सामने बैठोगे नहीं, तो आपके चेहरे की पेंटिंग कैसे बनाऊंगा, संभव नहीं है ना। हाँ, व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस एंड वन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट्स द अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस, एक पार्टी दूसरे को परफॉर्म ही नहीं करने दे रही, क्यों नहीं, कैसे नहीं करने दे रही, मतलब उसको जो रीजनेबल सर्कमस्टेंसेस चाहिए, जो कंडीशंस चाहिए, जो एस्पेक्ट चाहिए, अवेलेबल ही नहीं करवा रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल हो जाएगा। ऑलरेडी पढ़ी हुई बात है, इसमें कुछ नया नहीं है, हम नहीं पढ़ा था ना, अगर पेंटर पेंट करने आता, आप घर ही नहीं खोल के दो, तो हम ये मान लेंगे कि पेंटर ने तो अपना परफॉर्म दे दिया, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस मान लिया जाएगा। अब वो तो रिलीज हो चुका है, लेकिन उसके राइट्स रिलीज नहीं, उसकी ड्यूटीज रिलीज हुई है, उसके पास अधिकार है आपसे परफॉर्मेंस वापस लेने का, यानी उसके बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। वो चाहे तो खत्म कर दे, वो चाहे तो आपसे कंपनसेशन ले ले, वो चाहे तो आपसे कंटिन्यू करवा ले। जिस पार्टी को प्रिवेंट किया गया उसके ऑप्शन पर वॉइडेबल होगा, ऑब्वियसली जिसको रोका गया। एंड ही इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फ्रॉम द अदर पार्टी, वो कंपनसेशन लेगा जो भी लॉस वगैरह उसको हुआ है नॉन परफॉर्मेंस के कारण। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी डिस्कस की हुई थी, थर्ड पॉइंट वाली तो जो बात है पूरी की पूरी डिस्कस की हुई थी। एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट बी शैल एग्जीक्यूट सम वर्क फॉर ए फॉर 1,000 रुपी, B is ready and willing to execute the work accordingly, but A prevent him from doing so। B तैयार है पर A करने नहीं दे रहा है। The contract is voidable at the option of B। कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, B के ऑप्शन पर voidable है। And if he elects to rescind it, और B चाहे तो उसको rescind कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, खत्म कर सकता है, he is entitled to recover compensation। A से क्या मिल जाएगा, उसको compensation मिल जाएगा। चलिए क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होगा। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट सीक्वेंस पे थे, थर्ड वाला पॉइंट वापस वही था कि आप किसी को अगर परफॉर्मेंस करने से रोक रहे हो तो वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भैया जिसने अटेम्प्ट किया उसकी तो परफॉर्मेंस मान ली जाएगी और दूसरे वाले का देखो फिर। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है इसने, इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रॉमिस विच ही शुड बी परफॉर्म्ड। रेसिप्रोकल प्रॉमिस में आपको जो प्रॉमिस करना तो परफॉर्म ना करो तो क्या होगा, वापस वही बात हो गई। दोनों बातें आपको वो नहीं लग रही जो हमने पहले पढ़ रखी है पिछली क्लासेस के अंदर। एक में आप दूसरे को प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं करने दे रहे, और एक हमने वो कंडीशन पढ़ी थी जहां आप खुद ही प्रॉमिस को परफॉर्म करने से मना कर दो, आप खुद मना कर दो तो दूसरे के बिहाफ पर वो क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। वो चाहे तो कंपनसेशन ले सकता है,
वो चाहे तो रिसिंड कर सकता है, चाहे तो कंटिन्यू कर सकता है। दोनों ही केस में क्या ले सकता है, कंपनसेशन। पर कंपनसेशन कब लेना पड़ेगा, एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। वो सिंगिंग वाला एग्जाम्पल था, 6 रात गाना 2 महीने हर वीकेंड गाना था और 6 नाइट उसने गाया, उसके बाद नहीं आई, सिंगर जो था वो नहीं आया गाने के लिए, फिर नेक्स्ट डे आया तो मैनेजर ने उसको गाने दिया, यानी उसको कंटिन्यू करने का मौका दिया, लेकिन विदाउट क्लेमिंग कंपनसेशन कंटिन्यू करने दिया, तो अब वो कंपनसेशन क्लेम कर भी नहीं सकता। व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, जब एक कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है, सच दैट वन ऑफ देम कैन नॉट बी परफॉर्म्ड और दैट इट इज परफॉर्मेंस कैन नॉट बी क्लेम्ड अंटिल द अदर हैज बीन परफॉर्म्ड, जब तक दूसरे ने परफॉर्म नहीं किया तब तक हम परफॉर्म करने के लिए बाध्य नहीं है। एंड द प्रोमिसर ऑफ द प्रोमिस लास्ट मेंशन फेल्स टू परफॉर्म इट, भाई आप गुड्स दोगे तो पेमेंट दूंगा, आप गुड्स ही ना दो तो पेमेंट देने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। सच प्रोमिसर कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस ऑफ द रेसिप्रोकल प्रोमिस, आप मेरे को नहीं बोल सकते पेमेंट करने के लिए, आपने गुड्स दिए ही नहीं है। एंड मस्ट मेक कंपनसेशन टू अदर पार्टी, आपने अपनी प्रॉमिस परफॉर्म नहीं की, उसका आपको मुझे क्या देना पड़ेगा, कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, क्योंकि आपने नॉन परफॉर्मेंस किया है। तो टेक्निकली अगर आपने अपना परफॉर्मेंस नहीं दिया, आपने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, तो आप सामने वाले से तो क्लेम कर ही नहीं सकते हो, उल्टा सामने वाले के ऑप्शन पे वॉइडेबल हो जाएगा, वो आपसे कंपनसेशन जरूर ले सकता है। यहाँ तक जो हमने पढ़ा वो सारी बातें हो गई सीक्वेंस को लेकर, और अगर एक परफॉर्म नहीं करता या दूसरे को परफॉर्म करने नहीं देता है तो नहीं करता, और नहीं देता तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, वही बातें यहाँ लिखी गई, कुछ नया नहीं है। 5th पॉइंट एक बार मैं छोड़ता हूँ, मैं आता हूँ लीगलिटी पर। लीगलिटी यस, ये लीगलिटी वाली बात कहाँ गई साहब, ये रहा। वो बीच में इम्पॉसिबल वाला और टाइम वाला है, वो मैं अलग से आपको समझाता हूँ आराम से। वापस ये सारी बात जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ लीगलिटी वाली, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसका एक पार्ट लीगल एक पार्ट इलीगल है, पार्टली लीगल पार्टली इलीगल, और हमने कहा था सेपरेबल है, तो क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा आधा पार्ट, वॉइड हो जाएगा इलीगल, यानी वॉइड हो जाएगा आधा पार्ट, जो लीगल है वो वैलिड, जो इलीगल है वो वॉइड, पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। और अगर सेपरेट नहीं कर सकते हो, पूरा का पूरा ही खराब हो जाएगा। वायरस है, वायरस फैल जाता है ना, हमने कहा था इलीगलिटी एक वायरस है जो पूरे ट्रांजैक्शन को खराब कर देगा अगर आपने सेपरेट नहीं किया, तो दूरी बनाए रखें वरना कोरोना वायरस फैल जाएगा। यस, रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू सर्टेन थिंग्स दैट आर लीगल एंड ऑल्सो सम अदर थिंग्स दैट आर इलीगल, वेयर द पर्सन्स रेसिप्रोकली प्रॉमिसेस फर्स्ट टू डू सर्टेन लीगल थिंग्स, और वो हो जाएगा उसके बाद हम कुछ इलीगल काम करेंगे, तो लॉ कहता है लीगल वाला पार्ट क्या है, वैलिड है, और जो इलीगल वाला पार्ट है वो वॉइड हो जाएगा। इसने बोला जो फर्स्ट पार्ट है वैलिड और सेकंड पार्ट जो वो वॉइड हो जाएगा। ए एंड बी एग्रीज दैट ए शेल सेल हाउस टू बी फॉर ₹5 लाख एंड ऑल्सो दैट इफ बी यूजेस इट एज गैम्बलिंग हाउस, तो कितना देगा, 7.5 लाख रुपया और देगा। यानी वही वापस बात होगी, मैं आपको घर दूंगा, आप मुझे 5 लाख दोगे, और आप अगर गैम्बलिंग के लिए यूज़ करो तो आप मुझे 7 लाख रुपए और दोगे, 7.5 लाख रुपए और दोगे, तो जो पहले वाला पार्ट है वो वैलिड है, घर देना 5 लाख, बाद वाला पार्ट है वो इलीगल है। अगेन इसमें भी वही बात लिखी है, अल्टरनेटिव प्रॉमिस, 1 ब्रांच बीइंग लीगल 1 ब्रांच बीइंग इलीगल। देखो इस 7 पॉइंट में क्या था कि शुरू का लीगल है और बाद में एक ट्रांजेक्शन वो इलीगल है, तो शुरू वाला ट्रांजेक्शन वैलिड, बाद वाला वॉइड इलीगल। अब ये कह रहा है कि एक ऐसी प्रॉमिस की जा रही है जहां पर एक ब्रांच तो सही है, जैसे यहां पे एग्जांपल दिया है कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, बदले में आप मुझे या तो गेहूं दोगे या अफीम दोगे, तो कह रहा है इसका एक ब्रांच है कि गेहूं चावल राइस, दैट इज वैलिड, एंड अफीम ऑब्वियसली स्मगलिंग है, इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो लॉ कहता है कि भैया द लॉ ऑन दिस पॉइंट इज कंटेन्ड इन सेक्शन 58 विच सेज दैट in case of alternative promises, one branch legal है, other branch illegal है, legal branch can be enforced। वापस क्लियर कर दूं, कब एनफोर्स की जा सकती है, कब एनफोर्स की जा सकती है, जब वो सेपरेबल हो। अगर सेपरेबल नहीं होती मैंने आपको बोला मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, आपने कहा सर मैं 1 लाख रुपए के बदले में आपको थोड़ा गेहूं थोड़ा अफीम दोनों दूंगा, दोनों दोगे 1 लाख रुपए के बदले में, तो 1 लाख दोनों की मिलाकर वैल्यू है, तो यहाँ सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा ही ट्रांजैक्शन इलीगल हो जाएगा। हाँ, मैं आपको 20,000 रुपये दूंगा गेहूं का, आप मुझे गेहूं दोगे, और फिर मैं आपको 80,000 रुपये और दूंगा, आप मुझे अफीम दोगे, तो पहले वाला ट्रांजैक्शन 20,000 गेहूं वैलिड है, 80,000 अफीम वैलिड नहीं है। चलिए
अब हमारे पास दो बातें हैं, एक तो टाइम को लेकर और एक इम्पॉसिबिलिटी को लेकर। पहले हम टाइम वाले एस्पेक्ट को समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। मैं एक बात क्लियर कर दूं, दिस टाइम वाला एस्पेक्ट डज नॉट ओनली अप्लाइज टू दिस, जस्ट अ सेक, ऐड कर लेते हैं अपन पेज। ये टाइम वाला एस्पेक्ट खाली रेसिप्रोकल प्रॉमिस के लिए नहीं है, ये ऑल काइंड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए है ना। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो टाइम वाली बात है, इट इज़ नॉट फॉर रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस ओनली, नॉर्मल प्रॉमिसेस में भी, नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको गेहूं दूंगा और आप मेरे को मान लो कोई भी 31 दिसंबर को आप मुझे पेमेंट दोगे, आई विल प्रोवाइड यू वीट, यू विल मेक मी पेमेंट ऑन 31 दिसंबर। आपने कहा यस, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं है, मैंने प्रॉमिस किया और बदले में आप मुझे जो पेमेंट करोगे वो आपका कंसिडरेशन है। मैं दोनों बातें डिसाइड कर रहा हूँ ना। रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है, जब मैं अपना प्रॉमिस करूँ और आप अपना प्रॉमिस करो और हम दोनों का प्रॉमिस एक दूसरे के लिए क्या हो, कंसिडरेशन हो, तो वो रेसिप्रोकल है। टाइम सिर्फ रेसिप्रोकल के लिए नहीं है, हर तरीके के परफॉर्मेंस पे टाइम वाला एस्पेक्ट लगेगा। दो चीजें हो सकती है, टाइम को लेकर दो चीजें हो सकती है। एक तो कॉन्ट्रैक्ट करते समय टाइम फिक्स किया और टाइम फिक्स नहीं किया। जब बच्चा मेरे पास पढ़ने आया, मैंने कहा अटेम्प्ट कौन सा, बोले सर मे अटेम्प्ट है। मैंने कहा चल ठीक है, बैठ जा, पढ़ा देंगे। उसने मेरे से पूछा नहीं कि सर सिलेबस कब तक होगा, मैंने बताया नहीं सिलेबस कब तक होगा। टाइम नॉट फिक्स्ड, और टाइम की कोई बात ही नहीं, सिलेबस कब तक पूरा कराना है। अब समझें, एक होगा टाइम नॉट फिक्स्ड, एक होगा टाइम फिक्स्ड। नॉट फिक्स्ड वाली हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, लॉ कहता है अगर नॉट फिक्स्ड, लॉ कहता है कि इसमें भी रीजनेबल टाइम होना चाहिए। ठीक है साहब, लॉ क्या कहता है कि अगर टाइम के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है तो भी टाइम रीजनेबल तो हो जाना चाहिए। सामने वाले ने कहा ना मे अटेम्प्ट है, तो जब एग्जाम देने जाओ उससे पहले तो कोर्स करवाई देना यार। हालांकि आपके सिलेबस में इसके रिगार्डिंग कोई डिस्कशन नहीं है, आपके सिलेबस में डिस्कशन कौन सा है, रिगार्डिंग द फिक्सेशन, टाइम फिक्स्ड। आप हमारे पास आए, बोले सर सिलेबस मे अटेम्प्ट कब तक हो जाएगा। मैंने कहा 28 फेब, 28 फेब को करवा देंगे साहब, ये 31 जनवरी, जो भी डेट है, मैंने आपको डेट बोल दी सिलेबस करवाने का, टाइम फिक्स्ड है। अब फिक्स में दो बातें हो सकती है, टाइम फिक्स में दो बातें हो सकती है। ये दो बातें आपके इंटेंशन पर डिपेंड करेगी। किस पर डिपेंड करेगी, आपके इंटेंशन पर, कि वो टाइम फिक्सेशन एसेंशियल है कि नॉन एसेंशियल है। एक तो कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि साहब कब होगा, मैंने कहा 31 जनवरी। सर 31 जनवरी को पक्का हो जाएगा ना, मैं बाहर से यहाँ पढ़ने आया हूँ या पढ़ने आई हूँ, मैं अपना रूम का रेंट 31 जनवरी तक का ही डन कर रही हूँ। 31 जनवरी को अगर नहीं हुआ तो मुझे अपना रूम खाली करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, मेरा बाकी सिलेबस बच जाएगा। तो सर कैसे भी करके आपको 31 जनवरी तक तो कोर्स करवाना ही करवाना है। दिस इज एसेंशियल। मैंने क्या बोला, एसेंशियल नॉन एसेंशियल किस पर डिपेंड करता है, इंटेंशन। हाँ, एक बात क्लियर कर लूँ, जहां कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा, बिजनेस का ट्रांजैक्शन होगा, वहां हमेशा ये मान लिया जाता है कि इंटेंशन टाइम को एसेंशियल कर रहा है, क्योंकि बिजनेस कर रहे, मजाक तो कर नहीं रहे। तो जहां कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा वहां हमेशा क्या मान लिया जाएगा, टाइम क्या है, एसेंशियल। हाँ, अगर इंटेंशन पार्टीज का है कि नहीं नॉट एसेंशियल, कि हाँ ठीक है, आपने सर कोर्स कब तक हो जाएगा, मैंने 31 जनवरी, बोले हाँ सर देख लेना सर 31 जनवरी, नहीं तो हो जावे सर जैसे भी हो। यानी यहाँ पार्टीज का इंटेंशन उस टाइम एलिमेंट को एसेंशियल लेने का नहीं कि सर उसी दिन होना ही चाहिए। हमने क्या बोला, अगर कोई इंटेंशन नहीं दिख रहा है तो बिजनेस एग्रीमेंट में हमेशा ये माना जाएगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन में हमेशा ये माना जाएगा कि टाइम इज एसेंशियल, टाइम एसेंशियल है, एंड विद इन दैट टाइम परफॉर्मेंस नहीं होती है। टाइम इज एसेंशियल एंड विद इन दैट टाइम परफॉर्मेंस नहीं हो पाती है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइडेबल। मैंने बोला था 31 जनवरी को होगा 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 होगा, आपने कहा सर पक्का हो जाना चाहिए, अपना रूम छोड़ के जाना पड़ेगा, मैं परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ, अगर पूरा कोर्स नहीं करवा पाता हूँ, तो अब आपके यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल। आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो, आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हो, मेरे से कंपनसेशन भी ले सकते हो, जो आपका डिलेड हो रहा है वहाँ रहने के लिए जो आपका खर्चा लग रहा है उसका कंपनसेशन ले सकते हो। और अगर टाइम एसेंशियल नहीं है, टाइम एसेंशियल नहीं है तो लॉ कहता है दो बातें, अगर रीजनेबल डिले है, जैसे आपने मुझसे टाइम पूछा, मैंने कहा 31 जनवरी, 31 जनवरी
एक तो रीजनेबल और एक अनरीजनेबल डिले। आपने कहा चलो सर जैसा भी हो देख लेना, करवा देना यार, तो टाइम वाज नॉट असेंशियल। अब मैं 31 जनवरी वाला डिले करते करते आपका मई अटेम्प्ट आ जाओ, तब तक भी सिलेबस नहीं कर रहा हूं, मई जून जो भी आपका अटेम्प्ट है सिलेबस अटेम्प्ट आ जाओ और मैं आपका सिलेबस नहीं कर रहा हूं, तो ये अनरीजनेबल डिले। लॉ कहता है रीजनेबल डिले अगर हुआ है तो कंपनसेशन कैन बी क्लेम्ड। अगर कुछ नुकसान हुआ सामने वाले बंदे को तो कंपनसेशन क्लेम किया जा सकता है। इट इज नॉट वॉइडेबल। वॉइडेबल नहीं है, जो बेसिक खर्चा लगा है वो फिर भी आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन अगर अनरीजनेबल डिले तो इट बिकम्स वॉइडेबल। इट बिकम्स वॉइडेबल यानी अगर रीजनेबल डिले है तो चलेगा, रीजनेबल डिले है तो चलेगा 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 चलेगा, क्योंकि पार्टीज का इंटेंशन ये नहीं था कि उसी समय होगा, चल जाएगा। हाँ भाई उसको इंस्टीट्यूट आना पड़ रहा है, 5-7 दिन एक्स्ट्रा आना पड़ा, 7 दिन एक्स्ट्रा आना पड़ा, तो 7 दिन का आने जाने का जो खर्चा लगा वो एक कंपनसेशन क्लेम किया जा सकता है, लॉ ये कहता है। जैसे आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे पेमेंट की बात करता हूँ, हालांकि पेमेंट के लिए भी मैं आपको एक अलग से बात और बताऊंगा। आपकी बात हुई थी कि आप मुझे पेमेंट करोगे, मान लो 16 ऑफ अगस्त को, 15 अगस्त की तो छुट्टी होती है हमेशा, 16 ऑफ अगस्त को आप मुझे पेमेंट करोगे, ठीक है। आपने मुझे 16 ऑफ अगस्त को पेमेंट नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, ऑन टाइम परफॉर्म होना चाहिए। लेकिन 16 अगस्त की जो हमारी बात थी वो असेंशियल नहीं थी, दैट वाज नॉन असेंशियल। मतलब आपने बोला पेमेंट कब करोगे, मैंने कहा देखते हैं 16 अगस्त को कर देंगे यार, आपने कहा ठीक है देख लेना, ठीक है। फिर मैं आपको 1 महीने बाद पेमेंट करूं तो लॉ कहता है 1 महीने का इंटरेस्ट पे करो। आप डिले कर रहे हो, 1 महीने का इंटरेस्ट पे करो। एक चीज़ मैं हमेशा क्लियर कर दूं, बिजनेस एग्रीमेंट के अंदर, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टाइम को हमेशा असेंशियल माना जाएगा, पर इसका एक्सेप्शन है पेमेंट्स। लॉ कहता है पेमेंट में डिले हो सकता है, इन केस ऑफ डिले इन पेमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वॉइडेबल नहीं होगा, क्योंकि पेमेंट हमेशा नॉन असेंशियल माना जाएगा। टाइम एज टू पे कि भैया उस तारीख को हम पेमेंट करेंगे, वो टाइम हमेशा नॉन असेंशियल माना जाएगा। और उसमें अगर डिले हो जाएगा, तो उस डिले के कारण सिर्फ और सिर्फ आपको कंपनसेशन मिलेगा इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट। सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो आप, उसके अलावा वॉइडेबल नहीं कर सकते, डिले हो जाएगा तो भी, ठीक है। तो पेमेंट कभी एसेंशियल हो ही नहीं सकता। मैंने आपको बोला मैं वो गुड्स दूंगा 16 अगस्त को, बिल्कुल डन, पक्का 16 अगस्त की डन 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 डन, बात हो गई, पक्का हो गया, ठीक है साहब। आपने मुझे गुड्स 16 की जगह 17 को देना चाहा। अब अगर आपने 16 को मुझे गुड्स नहीं दिए तो अब कॉन्ट्रैक्ट मेरे ऑप्शन पर वॉइडेबल है। 17 को मैं आपसे गुड्स एक्सेप्ट करूं कि नहीं करूं मेरी मर्जी है, मैं रिजेक्ट भी कर सकता हूं, मैं एक्सेप्ट भी कर सकता हूं, वॉइडेबल है ना। मैं चाहूं तो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकता हूं, मैं चाहूं तो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता हूं, रिसीड कर सकता हूं, खत्म कर सकता हूं। और अगर मैं रिसीड करता हूं कॉन्ट्रैक्ट को तो मैं आपसे कंपनसेशन क्लेम कर सकता हूं। आपने 17 को आया, मैंने कहा नहीं चाहिए गुड्स, 16 की बात हुई थी ना, 17 को नहीं चाहिए, ले जा वापस, और कल तूने नहीं दिए उस कारण से मुझे ये नुकसान हुआ, मुझे आगे किसी चुन्नू को बेचना था, मैं चुन्नू को गुड्स नहीं दे पाया, मेरे को नुकसान हो गया, प्रॉफिट मिलता, मार्जिन मिलता। अपनी बात हुई थी 22 रुपए में मार्केट में, मेरे को 23 में खरीदना पड़ा, हैंड टू हैंड गया इसलिए महंगा मिला। जो नुकसान हुआ उसका कंपनसेशन भी क्लेम करूंगा और आपका कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर सकता हूं और चाहूं तो कंटिन्यू भी कर सकता हूं। लेकिन अगर 16 अगस्त का जो डेट था वो बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं था, असेंशियल नहीं था, हमारा इंटेंशन उसको असेंशियल करने का नहीं था। आपने कहा ठीक है 16 को दे देंगे, हाँ दे दूंगा, ठीक है दे देना यार साहब, वो ठीक है वाला मामला ही था, उतना असेंशियल नहीं था, नॉन असेंशियल था। तो 16 को आप दे नहीं पाए 17 को आप आए, मैंने कहा ये देखो आपने कल कहा था गुड्स आप दोगे 16 को, उस चक्कर में 2 आदमी मैंने कल से बुला रखे हैं कि भैया गुड्स आएगा उतरवाना, इतना सारा माल खाली भी तो करना पड़ेगा गोडाउन में। ये 2 बंदे कल ही बुला लिए थे, अब इनका एक दिन का 500 यानी 1000 रुपये मेरा एक्स्ट्रा लग गया। 2 लेबर बुलवाए ना मैंने, तो एक लेबर का एक दिन का 500 रुपया, 2 दिन का 2 लेबर का मिला के 1000 रुपया, कल का तो एक्स्ट्रा लग गया ना, काम तो आज होगा, कल का मेरा फालतू पैसा लग गया। तो सब मैं आपसे ये कंपनसेशन तो क्लेम करूंगा सर, डिले के कारण जो मेरा रीजनेबल लॉस हुआ है वो कंपनसेशन तो मैं क्लेम करूंगा। ये कब? रीजनेबल डिले। अगर अनरीजनेबल डिले, अपनी बात है 16 अगस्त की और आप तो 6 महीने निकल के मजे ले रहे हो, तो लॉ कहता फिर वॉइडेबल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा। हाँ, अब अनरीजनेबल डिले कितने टाइम के बाद को अनरीजनेबल बोलेंगे, ये तो सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? सर्कमस्टेंसेस पर। चलिए, द लॉ ऑन द सब्जेक्ट 55 में है, ठीक है। When a party to a contract promises when a
party to a contract promises to do certain things at or before the specified time. यानी जब कोई कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी किसी काम को करने के लिए प्रॉमिस करती है एट और बिफोर, या तो उस दिन या उससे पहले, एंड फेल्स टू डू any such thing at or before the specified time, the contract or so much of it has not been performed becomes voidable at the option of the promisee. यानी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, voidable, या इसने बोला so much of it, यानी उस कॉन्ट्रैक्ट का उतना हिस्सा जो कि परफॉर्म नहीं हुआ. जैसे मैंने आपको बोला 31 जनवरी तक सिलेबस करवा दूंगा सपोज, और सिलेबस 31 जनवरी तक 80% हो जाता, तो 80% तो परफॉर्म्ड है ना, voidable की कैटेगरी में, तो बाकी 20% जाएगा. जो नहीं हुआ वो वॉइडेबल है, उतना हिस्सा वॉइडेबल हो जाएगा, उसका आप कंपनसेशन ले सकते हो, पैसा ले सकते हो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हो, जो भी होगा वो डिपेंड करेगा, कोर्ट कैन डिसीजन देता है. लेकिन वापस क्लियर कर ले, जब एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली बोला कि मैं इस प्रॉमिस को पूरा करूंगा इस डेट पे या इससे पहले, और वो उस डेट या उससे पहले प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाता है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट या जितना कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा परफॉर्म नहीं हुआ वो वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द प्रॉमिसी. इफ द इंटेंशन ऑफ द पार्टी इज व्हाट दैट टाइम शुड बी ऑफ एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी टाइम एसेंशियल एलिमेंट है अगर ये इंटेंशन था तो. अगर टाइम नॉन एसेंशियल है तो क्या होगा, इफ इट वाज नॉट द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज दैट, मैंने बोला ना इंटेंशन ऑफ पार्टीज पर डिपेंड करेगा, पर बिजनेस एग्रीमेंट में बाय डिफॉल्ट इंटेंशन माना जाता है कि वहां पे क्या है, टाइम को एसेंस रखा गया है, और पेमेंट के लिए कभी भी टाइम एसेंस नहीं होगा, उसमें खाली इंटरेस्ट क्लेम किया जा सकता है. इफ इट वाज नॉट द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज एट time should be essence of the contract does not become voidable by the failure to do such things at or before the specified time. यानी कॉन्ट्रैक्ट voidable नहीं होगा, but the promisee is entitled to compensation from the promisor for any loss occasion to him. यानी अगर एक्चुअली कोई लॉस उसको हुआ है तो उसके लिए वो पैसा ले सकता है. जैसे मैंने बोला ना, आपको 16 तारीख की बात हुई, आप 17 तारीख को लाए हो, मैं कल से 2 बंदों को बिठा के बैठा हूँ, 1000 रुपये का मेरा नुकसान हो गया, वो मैं आपसे क्लेम कर सकता हूँ. पर यहाँ पे भी वापस क्लियर करना, रीजनेबल डिले तक चलेगा, आगे लिखा हुआ है, अगर रीजनेबल डिले से ज़्यादा गया तो दिक्कत है. ठीक है, फिर आगे बोलता है इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट द टाइम अदर देन एग्रीड अपॉन. ऑब्वियसली 16 तारीख को मुझे आपको गुड्स देना था, आप 17 तारीख को गुड्स लेके आओ, मतलब आप मुझे गुड्स देने वाले 16 तारीख को, आप 17 को लेके आओ. मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं चाहूँ तो रिजेक्ट करूँ, मैं चाहूँ तो एक्सेप्ट करूँ. अगर मैं 17 तारीख को गुड्स एक्सेप्ट कर लेता हूं विदाउट क्लेमिंग फॉर कंपनसेशन, तो अब मैं बाद में कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता. और अगर 17 तारीख को मैं गुड्स एक्सेप्ट कर लेता हूं और बाद में मैं बोलता हूं कि अरे नहीं नहीं, और आपने उस समय तक दिन डिले किया था, अब मैं रिसीड करना चाहता हूं, तो नहीं कर सकता. ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जिसके ऑप्शन पर वॉइडेबल होगा वो चाहे तो टर्मिनेट कर सकता है, वो चाहे तो कंटिन्यू कर सकता है. कंटिन्यू अगर करना चाहता है तो कंटिन्यू करने से पहले कंपनसेशन क्लेम कर लो. एक बार कंटिन्यू कर लिया उसके बाद आप कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते. एक बार कंटिन्यू कर लिया उसके बाद आप कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते. ठीक है. इफ इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट voidable on account of the promiser's failure to perform his promise at the time agreed, जो टाइम अग्रीड था उस पर अगर पूरा नहीं कर पाता और कॉन्ट्रैक्ट voidable हो जाता है, the promisee accepts performance of such promise at any time other than the agreed. यानी 16 तारीख की बात अग्रीड हुई थी, 17 तारीख को आप लेके आओ तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ. The promisee cannot claim compensation for any loss occasioned by the non-performance of the promise at the time agreed. यानी जो टाइम हमारा सेट हुआ था उस टाइम पे आपने परफॉर्म नहीं किया, उसके रिगार्डिंग में आपसे कोई भी कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता हूं, unless at the time of acceptance he gives a notice to the promisor of his intention to do so. यानी जब उसने एक्सेप्टेंस किया उसी समय बोल दिया कि देख मैं गुड्स तो रखूंगा पर तेरे कारण मुझे जो नुकसान हो उसका मैं तेरे से भरपाई कराऊंगा. यानी वॉइडेबल में वापस वही बार बार ही समझा चुका हूँ, वॉइडेबल के केस में आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो कंटिन्यू करो या खत्म करो. खत्म करो तो खत्म करो. अगर कंटिन्यू करो और आपको कंपनसेशन लेना है कि भैया तूने डिले किया है या तूने पहले मना किया था, मुझे नुकसान हुआ है, मैं उसका कंपनसेशन लूंगा, फिर आगे मानने को तैयार हूँ. उस सिंगर वाले एग्जाम्पल में भी क्या था, 6ठी रात को सिंगर नहीं आया, 7वीं रात को आया, आपको नुकसान हुआ, आप 7वीं रात को रोकते और बोलते कि भैया तू नहीं आया, मेरे को इतना नुकसान हो, सारा कंपनसेशन तेरे से लूंगा, देता हो तो आगे गा वरना मत गा. यानी जब आप एक्सेप्ट करो उसको, उससे पहले पहले आप अपना कंपनसेशन क्लेम करने का इंटेंशन क्लियर कर दो, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा. कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड वेयर टाइम इज नॉन एसेंशियल
where time is non-essential, the contract cannot be avoided on the ground performance has expired. There the promisee is only entitled to the compensation from the promiser. जो लॉस हो उसके लिए, डिले का जो लॉस हो उसके लिए क्या क्लेम कर सकता है? कंपनसेशन. बट it must be remembered that even where time is non-essential, it must be performed within a reasonable time. Otherwise it becomes voidable. यानी unreasonable delay होगा तो क्या हो जाएगा? voidable हो जाएगा. इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस प्रॉमिस आउट ऑफ टाइम, ये तो भाई उसका जो भी अपन ने पढ़ा उसी का एनालिसिस, मतलब सिंपल भाषा में उस बात को समझा रखा और सिंपल भाषा में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. फिर हमारे पास आता है एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट. इम्पॉसिबल एक्ट को यानी कोई इम्पॉसिबल काम को करने के लिए अगर पार्टीज में एग्रीमेंट होता है तो क्या होगा? वैसे आज की क्लास का टाइम तो हमने काफ़ी ले लिया है, इससे ज़्यादा वीडियो आप क्या देखोगे? इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलते हैं, इसको वहीं डिस्कस करेंगे. थैंक यू, बाय बाय.